क्या है बल्कि यूट्रस? नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर में। बच्चेदानी से जुड़े इन संकेतों को ना करें अनदेखा। रखिए ये जरूरी जानकारी जो आज हमें हमारे साथ शेयर करने जा रही है डॉक्टर राखी गोयल। डॉक्टर राखी गोयल एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल है जिनको एक्सपर्टाइज्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, आईवीएफ और इनफर्टिलिटी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर में। जैसे कि आप जानते हैं हम बल्कि यूट्रस के बारे में बात करेंगे, लेकिन बल्कि यूट्रस होता क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। बल्कि यूट्रस का मतलब होता है कि अगर यूट्रस जो अपना नॉर्मल साइज है उससे इंक्रीज हो जाता है साइज में जर्नलाइज्ड, तो उसको हम बल्कि यूट्रस लेबल करते हैं। ये कॉमन फाइंडिंग है अगर हम पेशेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि किसी समस्या के लिए महिला अल्ट्रासाउंड कराती है तो उसमें लेबल कर दिया जाता है कि यूट्रस जो है नॉर्मल साइज से इंक्रीज है और उसको बल्कि यूट्रस है। तो इसका इफेक्ट क्या है वो डिपेंड करेगा, बिकॉज बल्कि यूट्रस तो एक हमें फाइंडिंग मिली है, तो हमें जानना है कि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह से महिला को कोई समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो वजह है उसके हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। तो मैम इसके होने के कॉज होने के कारण क्या क्या है? जो बल्कि यूट्रस है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस जो है नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाता है और डिलीवरी के बाद वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। जो नेक्स्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है अडेनोमायोसिस। अडेनोमायोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वैसा ही टिश्यू अगर यूट्रस की मसल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो कॉमन कॉज है वो है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स भी यूट्रस की मसल के ट्यूमर्स होते हैं, जनरली वो नॉन कैंसरस होते हैं, और वो उनकी वजह से भी जो यूट्रस का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी यूट्रस का कैंसर हो जाता है उसकी वजह से यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है। कई बार कुछ और एसोसिएटेड हार्मोनल कंडीशंस होती हैं कि जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जिसमें लाइनिंग बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन रीजंस तो यही होते हैं हमारे कि यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाए और हमें बल्कि यूट्रस मिलता है। तो बल्कि यूट्रस से हमारे हेल्थ पे क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, क्या उस बारे में हमारी जनता को कुछ बताना चाहेंगे मैम? बल्कि यूट्रस की वजह से महिला को ऐसा भी हो सकता है कि उनको कोई समस्या नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि इंसिडेंटली डिटेक्ट हो रहा है एग्जामिनेशन पे या अल्ट्रासाउंड पे, क्योंकि कई ये जैसे कंडीशंस होती हैं, एडेनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, कई बार कोई महिला को कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन इसके साथ कॉमनली ऐसा हो सकता है कि पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, उनको नीचे पेन रह सकता है, बाकी स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से होगा। जैसे एडिनोमायोसिस में टिपिकली पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेन रहता है, हेवी पीरियड्स आते हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि फाइब्रॉइड्स का साइज कितना है, उनका कितना नंबर है, 1 है कि 10 है कि 20 है, उनकी लोकेशन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है कि कोई सिम्टम्स ना हो, कोई समस्या ना हो, या फिर पीरियड्स में इरेगुलर, जल्दी जल्दी आना, हैवी ब्लीडिंग होना, ज़्यादा दिन तक चलते रहना। अगर आगे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो महिला को ऐसा हो सकता है कि जल्दी जल्दी एकदम से भाग के यूरिन पास करने के लिए जाना है। ऐसे ही पीछे रेक्टम पे जो प्रेशर पड़े तो उस वजह से सिम्टम्स आ सकती हैं। कभी कभी रिलेशंस रखने पे भी पेनफुल हो सकता है। अगर पीसीओडी के साथ में उनको समस्या है तो उनको एक्ने हो सकता है, हेयर ग्रोथ हो सकती है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकती हैं, प्रेगनेंसी रहने में समस्या आ सकती है। अगर किसी तरह का एंडोमेट्रियल कैंसर है तो इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है,
या पीरियड्स बंद हो चुके हैं, मेनोपॉज आ चुका है, उसके बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो आमतौर पे डिपेंड करेगा कि उनको क्या किस वजह से बल्कि यूट्रस हो रहा है, और उस हिसाब से हम उनमें कुछ ये समस्याएं पाएंगे कि जी मैम। और एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि बल्कि यूट्रस से इनफर्टिलिटी, जैसे जिसे हम बांझपंती कहते हैं, वो भी एक कारण बनता है, तो क्या ये सच है? बल्कि यूट्रस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। वो जैसे मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि उसका रीजन क्या है। जैसे एडिनोमायोसिस है, वैसे वो लेटर ऑन एज में स्टार्ट होता है, जनरली 40s में डिटेक्ट होता है। तो अगर वो महिला अभी तक नहीं कंसीव हुई है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखा गया है कि जो इम्प्लांटेशन रेट है, यानी कि जो भ्रूण की बच्चेदानी में चिपकने की क्षमता है और बाकी प्रेगनेंसी रहने की क्षमता है, वो एडिनोमायोसिस के मरीजों में कम हो जाती है। ऐसे ही अगर फाइब्रॉइड्स जो हैं, अगर यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग की तरफ हैं, एंडोमेट्रियम की तरफ हैं, तो उनकी वजह से भी प्रेगनेंसी रहने में मुश्किल आ सकती है, या फिर प्रेगनेंसी रह के मिसकैरेज हो सकता है। अगर किसी तरह का यूट्राइन कैंसर है, वो भी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा और डेफिनेटली फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करेगा। तो बल्कि यूट्रस से प्रॉब्लम आ सकती है। और इससे हमें पता है कि वजन भी बढ़ जाता है, तो वो कैसे होता है, वो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बल्कि यूट्रस की वजह से वजन सिर्फ तभी बढ़ेगा अगर कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। अगर उस वजह से उस कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, कई बार साथ में थायराइड की कंडीशन रहती है, या डायबिटीज की कंडीशन रहती है, इजीली वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में वेट गेन होगा। वैसे ऐसा नहीं होगा कि बल्कि यूट्रस है कि इस वजह से महिला का वजन बढ़ रहा है। अगर कोई एसोसिएटेड हार्मोनल कंडीशन है, उसकी वजह से हो सकता है कि वेट गेन हो रहा है। तो हमने बीमारी के बारे में तो बहुत बात कर ली है, इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो नेचुरल रूप से किस किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं? नेचुरली जो है कि हम सिर्फ अगर कोई जैसे वजन बढ़ने की वजह से हार्मोनल डिस्टरबेंस है, उस चीज़ को हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं कि अगर हम अपनी डाइट है, हेल्दी डाइट लें, जिसमें कि बैलेंस डाइट लें, कि हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हाई फाइबर्स हैं, सैलेड्स हैं, लिक्विड्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तो हम मिक्स बैलेंस डाइट ले रहे हैं। और आजकल की जो हमारी जनरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का रोल आ गया है कि हम जो भी चीज़ हम पैकेट से या बॉटल से ले रहे हैं, दैट इज़ प्रोसेस्ड फूड। तो हम जितना वो चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम सपोज कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो हमें हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, या पैक जूस ले रहे हैं तो वो नेचुरली एकदम से हाई शुगर्स लेवल्स हो जाएंगे बॉडी में। अगर हम उसके बजाय फ्रूट खाते हैं तो हम उसको स्लोली खाएंगे, बॉडी उसमें उसको डाइजेस्ट करेगी और उसमें से स्लोली शुगर्स रिलीज होगी। तो हमें इस तरह से अपनी जो डाइट है, जितना हो सके वेल बैलेंस डाइट लेनी है। उसके साथ साथ ही हमें, आजकल हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है कि हमारे को ज़्यादा फिजिकली एक्टिव काम नहीं करना होता है, तो हमें बैलेंस रखना है कि जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी हमने खर्च भी करनी है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाके ही एक्सरसाइज करना है। अगर आप कुछ वॉक एक्सरसाइज वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, तो जो चीज़ कंफर्टेबल है, तो हमें अराउंड 30 to 45 मिनट्स अराउंड 5 to 6 डेज अ वीक करनी चाहिए, मॉडरेट इंटेंसिटी की। अगर आप एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ 15-20 मिनट्स के स्लॉट निकाल के दिन में 2-3 बार में आप करिए। तो अगर हमारा जो वेट नॉर्मल रेंज में रहता है और हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो जो फीमेल्स में है, जो हार्मोन्स है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, उनका तालमेल बना रहता है, हार्मोनल बैलेंस रहता है, जिससे पीरियड्स रेगुलर रहते हैं और जो हार्मोनल कंडीशंस है उनसे बचे रहते हैं। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बल्कि यूट्रस हो रहा है,
तो उस चीज़ को हम नेचुरली इतने लेवल तक करेक्ट कर सकते हैं। और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी, बहुत सारे टाइप की मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी होती है, उनके बारे में आप एक थोड़ा बताना चाहें तो? जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इस पे डिपेंड करेगी कि पहले हमें वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि किस वजह से बल्की यूट्रस हो रहा है। तो कोई जर्नलाइज बल्की यूट्रस का ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। और इस पे भी डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट कि महिला का आगे गोल क्या है। सपोज एडिनोमायोसिस की कंडीशन है, अगर हम पहली हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको मेडिकली मैनेज कर लें, तो जैसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं जो हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बल्कि यूट्रस है वो श्रिंक हो जाएगा और फर्दर ग्रो नहीं होगा। तो लेकिन ये जो कंडीशंस हैं इनके साथ साथ अगर हम ये वाले ट्रीटमेंट्स देंगे तो वो महिला कंसीव नहीं कर सकती हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उनका महिला का गोल क्या है। अगर उनको सिर्फ एडिनोमायोसिस में हेवी पेनफुल पीरियड्स की ट्रीटमेंट चाहिए तो हम ये ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर वो महिला की भी फैमिली कंप्लीट नहीं है, उन्होंने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी लेना है, और अगर मैं ये ट्रीटमेंट्स दूंगी तो इसके साथ वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, तो या तो हम ये शॉर्ट कोर्स देके कि थोड़ा वो एडिनोमायोसिस श्रिंक हो जाए, थोड़ा उनका यूट्रस की कंडीशन बेटर हो जाए, उसके बाद हम प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये ट्रीटमेंट्स नहीं इफेक्टिव हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट है, उनको बहुत पेन रहता है, बहुत हैवी पीरियड्स रहते हैं, क्योंकि कई बार बहुत हैवी पीरियड्स की वजह से अनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है। तो अगर उनकी ऑलरेडी फैमिली कंप्लीट है, उनका फर्टिलिटी का गोल नहीं है, तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे हिस्टेक्टमी पे भी जा सकते हैं। इसी तरह जो फाइब्रॉइड्स हैं, अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स हैं, हमने इंसिडेंटली हमें अल्ट्रासाउंड पेपर्स डिटेक्ट हुए हैं, महिला को कोई फर्टिलिटी इशू नहीं है, उनके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, उनको कोई पेन ब्लीडिंग की समस्या नहीं है, तो हमें कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको हैवी पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं तो हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ट्राई करके देखें, और कुछ एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं साथ में, जिससे पेन और ब्लीडिंग दोनों कम होता है। लेकिन हमें अगर उनकी फिर भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमें सर्जिकली सिर्फ फाइब्रॉइड्स को हम निकाल सकते हैं। उसको हम दूरबीन के रास्ते से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके मायोमेक्टमी कर सकते हैं। मायोमा यानी सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। अगर उनकी एज लेट जैसे 40s में है, फैमिली कंप्लीट है, बहुत मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो कभी कभी हमें हिस्टेक्टमी यानी यूट्रस रिमूवल सर्जरी भी करनी पड़ती है। अगर कोई एंडोमेट्रियल कैंसर है तो कैंसर का ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलेगा कि क्या स्टेज है, कि उसको हमें सर्जरी करना है, उसका कीमोथेरेपी लगेगा या रेडियोथेरेपी होगा। तो बल्कि यूट्रस का जो ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिक कॉज की वजह से है, महिला को क्या सिम्टम्स है और उनका गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट। बहुत बहुत जानकारी आपसे आज मिली है हमें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कोई कोई भी आप मैसेज हमारी जनता के साथ शेयर करना चाहेंगी मैम? मेरा मैसेज सिर्फ यही रहेगा कि बहुत सारे जो डिजीजेस होते हैं जो महिलाओं को अफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली वुमेन्स हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो प्रिवेंटेबल होते हैं, या अगर प्रिवेंटेबल ना भी हो तो टाइमली अगर डिटेक्ट हो जाए, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, तो उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट या क्योर भी हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्टर के पास प्रिवेंटिव हेल्थ चेक के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास स्पेसिफिकली रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए। वो एग्जामिनेशन करेंगे, अगर नीडेड है तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट, पैप स्मीयर, ये सब कराएंगे। अगर आपको कोई प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन की ज़रूरत है वो करवाएंगे। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, एज अ कपल जाना चाहिए। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड के टेस्ट हैं, कोई आपको पहले से सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो सब वो पहले से एडवाइस करेंगे। और अगर आपको 1 ईयर से ज़्यादा होता है ट्राई करते हुए प्रेगनेंसी के लिए और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, तब भी आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है, महिला की एज 35 से ज़्यादा है,
या तो आपको 6 मंथ्स के बाद ही प्रेगनेंसी ना कंसीव होने के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या अगर आपको पहले से पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई महिलाओं को पता होता है कि हमें फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रियोसिस है या हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, या मेल पार्टनर को पता होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहले भी जा सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर को पहले अप्रोच करेंगे तो मे बी इजीली आपका कुछ सिंपल ट्रीटमेंट से ही इलाज हो जाए। तो घबराना नहीं चाहिए डॉक्टर को अप्रोच करके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम।